वक्त मौजूद है जनाब अरशद अब्बासी साहब, माहिर तवानाई हैं, बहुत से आलमी इदारों में खिदमत सरंजाम दे चुके हैं। इनसे हम बात करते रहते हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इकरामुल हक, माहिर मैशत हैं। डॉक्टर साहब, आपसे बात शुरू करता हूँ। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, हजूर ये बताएं कि ये पहले तो अवाम बिलबिला रहे थे, खैर उनको कौन सुनता है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो जब तक बांग्लादेश न बना दें तो उनकी सुनता कोई नहीं है, मगर ये अब हम देख रहे हैं कि सारी तफासील सामने आ रही हैं और ये तो बड़े बड़े मुर्दे हैं जो हमारी जो कबर्ड्स में हैं। तो डॉक्टर साहब, डू यू थिंक कि इस पे हमें रिविजिट करना पड़ेगा या कुछ करेंगे, या इतने ये पावरफुल हैं कि दे आर अनटचेबल? देखिए, मसला ये कैसा भी है तो अब सर्वाइवल का मसला है पाकिस्तान का। अगर हम अपनी फूड सिक्योरिटी और अपनी जो है वो एनर्जी सिक्योरिटी पे तवज्जो नहीं देते हैं तो इससे तो फिर हम एक तरह से अपनी सॉवरेनिटी ही लूज कर रहे हैं। और जो भी एक मॉडर्न नेशनल सिक्योरिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर ये बहुत वाज़ेह बात होती है कि अगर आपके पास ये सिक्योरिटीज़ नहीं है तो गोया कि आपने अपनी रियासत की वाइबिलिटी ही खो दी। अब आप देखिए कि ये कितने सालों से हम देख रहे हैं कि जो IMF की प्रिस्क्रिप्शन थी, जो वर्ल्ड बैंक की प्रिस्क्रिप्शंस थी कि आपका तवानाई का शोबा जो है ये बिल्कुल ही हाथ से निकले जा रहा है। अगरचे ये वायदे करने वालों में भी आपको याद होगा कि शुरू में वर्ल्ड बैंक का ही ये सारा फंडिंग वहाँ से आई थी, मगर जो हमने सॉवरेन गारंटीज दी, जो हमने कैपेसिटी चार्जेस के मसाइल अपने लिए खड़े किए, उससे ये पता चलता है कि आज भी हम जैसी कौमों में इतनी भी सख्त नहीं है कि हम इन लोगों को ये बता सकें कि देखिए एक चीज़ मुनाफा है वो आप ज़रूर लें, मगर ये लूट मार के जो कल्चर है और ये किसी मुल्क के ऊपर ऐसी कंडीशंस थोपने का जो कल्चर है वो तो जारी है। अब वो एक तरह हमारे हुक्मरान जो हैं उनको तो सिर्फ कमीशन चाहिए, उनको तो सिर्फ अपने किकबैक्स चाहिए। वो इन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में वो ले चुके, हम सबको पता है। अब आपको याद होगा कि एक ज़माने में जब खालिद अनवर साहब हमारे वज़ीर कानून थे तो मेल प्रैक्टिस का और जो था वो करप्ट प्रैक्टिसेस का केस भी दायर करने की कोशिश की। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल है, ये लोग सामने आ गए हैं, 106 गालिबन लोग बताए जा रहे हैं, 40 शायद IPPs हैं। कैन वी गो टू द कोर्ट, मूव द कोर्ट कि ये इस मुल्क के अवाम के मफाद के खिलाफ किए गए थे? तो क्या कोई रेमेडी है, या ये जो हमारे ऊपर तलवार लटकती रहती है, सॉवरन गारंटीज दे रखी हैं हमने, ये बड़ी मुकद्दस हैं? डॉक्टर साहब, इसमें कानूनी पहलू क्या है? जाहिर है कि लूट मार के लिए तो सॉवरेन गारंटीज नहीं दी जाती हैं, उसकी भी कोई प्रॉपर्टी होती है। आप के लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं और वो फंडामेंटल राइट्स फिर जाहिर है आला अदालतों को आइन के मुताबिक जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। मेरे ख्याल से तो ये बहुत पहले से ही हो जाना चाहिए था, मगर अब जाहिर है कि कंपेटिटिवनेस जो है वो इतनी हमारी जो है कम हो गई है कि बड़ी लॉबी जो अब सामने थी, एक्सपोर्टर्स जो हैं ख़ासतौर पे टेक्सटाइल्स के, वो अब सामने आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जी ये तो गवर्नमेंट के अपने जो बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर भी कैपेसिटी चार्जेस लिए जा रहे हैं। चाहे हम तो बाहर के लोगों की बात कर रहे थे या प्राइवेट इंडिविजुअल्स की बात कर रहे थे जिनके ओनर्स हैं, अब तो ये मामला सामने आ रहा है कल साहब। और जाहिर है ये तो अब बुनियादी जो है हमारे हकूक़ की बात है और इसके ऊपर आवाज़ भी उठानी चाहिए और जाहिर है कि कोर्ट्स तक भी मामला जाना चाहिए। अब्बासी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर इकरामुल हक साहब की, मैं आपने तो बड़ी खुलम खुला और यूँ हर TV चैनल पे आप नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यू आर स्ट्राइकिंग द राइट कॉर्ड जिसे कहते हैं। डॉक्टर अब्बासी साहब, ये फरमाइए कि आप यू आर विटनेस टू दीज मुआहिदात जिसमें आपने बरमला कहा कि ये ना करो, चाइनीज़ ने कहा ये ना करो, फिर कुछ लोगों की तरफ आपने इशारा किया और इसके अलावा उन्होंने चाइनीज़ ने कहा ये ना लगाओ, इसमें क्या हिकमत थी? और सेकेंडली, जिस तरह इन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा है कि शुडंट वी टेक देम टू द कोर्ट, और इनके सारे मुआहदे खोल के, और अब तो एप्टमा सब कह रहे हैं कि ये खोलो और पता चले ये वारदात किसने डाली थी। अब्बासी साहब। काजी साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। देखिए 1994 के IPPs और 1995 के IPPs देखें तो 1995 की 2015 के जो मायदे हैं इसमें कंडीशन स्टिक और सख्त की इन्होंने बेहतर किया IPPs के लिए। तो आप ये देखें कसूरवार कौन है। उस वक्त प्लांट फैक्टर था 60, इन्होंने 85 किया। ये एक वो टर्म है ज़्यादा बेनिफिट देने के लिए IPPs को। और बात यह है कि इसका बेनिफिशरी कौन है?
देखिए इसके बेनिफिशरी वही हैं जो आज से सिर्फ 2 महीने तक पहले तक कहते थे कि ये देखिए हमने 14,000 मेगावाट ऐड किया, ये देखिए हमने 13,000 मेगावाट ऐड किया, ये देखिए गेम चेंजर आ रहा है। आज जब उसको टेक्निकली एवेल्युएट करते हैं जी क्या हुआ है, आपको सच्ची बात तो हमें नुकसान जिसने पहुंचाया है वो 2015 के आईपीपीज हैं, चाहे वो सीपेक के और चाहे एक बड़े प्यारे प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी लोग बहुत बात करते हैं, एलएनजी के 4 पावर प्रोजेक्ट्स। देखिए 4 बिलियन के पावर प्लांट, उसके बाद तकरीबन 9-10 बिलियन डॉलर। अच्छा स्क्रिप्ट लेके देख सकते हैं आप, बड़ी अच्छी डायरेक्शन लेके देख सकते हैं, लेकिन देखना ये कि एक्टर कौन है। एक्टर तो ये है ना, यही लोग हैं जो सामने बैठे हुए हैं। मैं आपसे यकीन करें, बड़ा सीरियसली कहता हूँ, काश अगर मुझे शहबाज शरीफ साहब मौका दें, मैं कोई 2 हफ्ते के लिए आस्तीमा बन जाऊं, इकराम साहब जो है ये इसहाक डार की जगह आ जाए। मैं एक हाइपोथेसिस है, एक आइडियल कंडीशन है, हम काम करके आ जाए। नहीं अब्बासी साहब, मैं एक और बात आपसे करना चाहता हूँ, फिर मैं इकराम साहब की तरफ आ जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस डॉक्टर साहब। लेकिन अब्बासी साहब क्यों करेंगे ये जिनकी नाक के नीचे हुआ? आपने कहा 2015 के मुआहदे हमारे गले पड़ गए जो इनकी नोज के नीचे हुए। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इनके खानदान के लोगों के नाम आते हैं, गलत या सही मुझे नहीं पता, मेरे पास कुछ चीज सबूत। व्हाई वुड दे करेक्ट इट? हु आर द बेनिफिशरीज हु मिंटेड बिलियंस एट द एक्सपेंस ऑफ दिस कंट्री? कि जो आप बैंकरप्ट हो गया है, ये ठीक क्यों करेंगे और ये मुआहदे क्यों खोलेंगे? ये तो सारे काले चेहरे इनके अपने सामने आ जाएंगे। अब्बासी साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। देखिए 1994 के आईपीपीज और 1995 के आईपीपीज देखें तो 1995 की 2015 के जो मायदे हैं इसमें कंडीशन स्टिक और सख्त की इन्होंने बेहतर किया आईपीपीज के लिए। तो आप ये देखें कसूरवार कौन है। उस वक्त प्लांट फैक्टर था 60, इन्होंने 85 किया। ये एक वो टर्म है ज्यादा बेनिफिट देने के लिए आईपीपीज को। और बात यह है कि इसका बेनिफिशरी कौन है। देखिए इसके बेनिफिशरी वही हैं जो आज से सिर्फ 2 महीने तक पहले तक कहते थे कि ये देखिए हमने 14,000 मेगावाट ऐड किया, ये देखिए हमने 13,000 मेगावाट ऐड किया, ये देखिए गेम चेंजर आ रहा है। आज जब उसको टेक्निकली एवेल्युएट करते हैं जी क्या हुआ है, आपको सच्ची बात तो हमें नुकसान जिसने पहुंचाया है वो 2015 के आईपीपीज हैं, चाहे एक बड़े प्यारे प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी लोग बहुत बात करते हैं, एलएनजी के 4 पावर प्रोजेक्ट्स। देखिए 4 बिलियन के पावर प्लांट, उसके बाद तकरीबन 9-10 बिलियन डॉलर की एलएनजी गैस आई, 2 बिलियन डॉलर उनका सर्कुलेट है। आप मुझे बताएं डॉक्टर। अच्छा मैं अब्बासी साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूं। मैं डॉक्टर साहब दो ही बातें हैं। ये जो हैंड इन ग्लव है, 1994 की बात हुई, 2015 की इन्होंने बात की। नंबर 1, ये क्यों खोलेंगे? और अब रूलिंग क्लास आपस में गुत्थम गुत्था लगती है। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कह रहे हैं जी यहाँ पे तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। तो क्या ये किसी लॉजिकल नतीजे की तरफ जाएगा? बिकॉज जो एट द हेम ऑफ अफेयर्स हैं, रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर कहीं उनके नाम ना आ जाएं, तो इसलिए आप कैसे देखते हैं इकराम उल हक साहब? देखिए कायद साहब, आपने भी और मैं अरशद अब्बासी साहब दोनों को बहुत ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ कि देखिए सच बोलना जो है वो एक बहुत बड़ी इस माशरे में अब एक जहाद बन के रह गया है। और जब हम करते हैं ऐसी बातें और फिर अरशद अब्बासी साहब ने फरमाया कि कुछ असर नहीं होता, उन ममालिक में जहाँ वाकई ही जमहूरियत है और वहाँ पे मीडिया स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे अगर ऐसा ज़रा सा भी स्कैंडल सामने आ जाए तो हुकूमतें बदल जाती हैं, अवाम उठ खड़े होते हैं। हमारा मसला क्या है कि इस वक्त हम सब ये समझ रहे हैं कि शायद ये कश्ती जो है इसी तरह ही चलती रहेगी और कभी डूबेगी नहीं। और बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि वो लोग जो बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए एक सुपरा बॉडी बनाते हैं, वो ये तो ख्याल करना चाहिए ना कि आखिर इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। आप मुझे बताइए कोई नया आदमी इन हालात में, इस एनर्जी क्राइसिस के साथ और इस एनर्जी कॉस्ट के साथ कोई प्लांट, कोई प्रोजेक्ट लगाकर कामयाब हो? सब छोटे छोटे दुकानदार भी जो बिल उनको आ रहे हैं वो बंद करने, और किस तरह से वो अपना गुजारा कर रहे हैं। घरों के जो लोग जिनकी आमदनी जो है महदूद है,
और जिनकी ऊपर की आमदनी नहीं है वो किस अजाब में मुब्तला हैं। सारी कौम को इस अजाब में मुब्तला करने के बाद अगर ये सवाल पूछा जाए कि जनाब इसका ज़िम्मेदार कौन है, तो ज़िम्मेदारी उसको लेनी चाहिए जिसने ये काम किया। मगर वो अदारे जो कि रियासत के अदारे हैं, जो कि अवाम के मफाद के लिए काम करने वाले अदारे हैं, जो कि आइन के नीचे काम करने वाले अदारे हैं, अब ये उनका काम है कि कम से कम वो इसका नोटिस तो लें। और जो बातें मैं लिखता हूँ, जो अरशद भाई साहब रोज़ आकर टीवी पे कहते हैं, जो आप फरमाते हैं, अगर ये इसी तरह ही बेअसर रहेंगी तो हम अवाम की आवाज़ क्या बनेंगे? क्योंकि ज़ाहिर है कि यहाँ तो ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। अब आप देख लीजिए कि ब्लेम गेम में हम इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि हर कोई ये चाह रहा है कि मैं अपनी जिम्मेदारी जो थी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे फेंक दूं। देखिए, बात यह है कि हम सबको पता है कि 2015 के मुआहदों के बाद किस कदर तबाही का बायस बने। आप तो कैपेसिटी बढ़ाए जाएं, आपका तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही इस काबिल नहीं है कि वो उससे आधा लोड भी उठा सके। ये बात किसी को क्या पता नहीं कि फिर आप चोरी चकारी करके सब चीज़ें, जहाँ बिजली के बिल पे नहीं होते, जहाँ और चीज़ें पे नहीं होती, वो भी आप उन कंप्लाइंट लोगों के ऊपर जो है वो उसको पास ऑन करते हैं। तो ये क्या एटीट्यूड है हमारे लोगों का कि हमने चोरी चकारी नहीं रोकनी, हमने जिन लोगों को मुफ्त में बिजलियाँ दी हुई हैं, जिन लोगों को हमने अमारात दी हुई हैं, जिनका भी बोझ मैं और आप उठा रहे हैं एज ए टैक्स पेयर, वो भी चलता रहे। फिर देखिए, अब बिजनेस वाले लोग जो हैं, उसमें खास तौर पे एप्टमा आपने जिक्र किया, साफ कह रहे हैं कि हमें रीजनल जो है वो आप कंपेटिटिव अगर टैरिफ नहीं देंगे तो हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? भाई हम तो कंपेटिटिव नहीं रहेंगे। ले दे के एक हमारे पास यही 18 से 20 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट रह गई है। बाकी चीज़ों में तो अल्लाह माशाल्लाह हमने कभी कोशिश भी नहीं की कि डाइवर्सिफाई करें। लेकिन एनर्जी का मसला जो है, ये तो मैं अर्ज़ कर रहा था बिल्कुल शुरू में, और अरशद बासी साहब इससे बेहतर रोशनी डालेंगे, ये तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। ये तो मैंने अर्ज़ किया कि दो चीज़ें, एक फूड सिक्योरिटी और एक एनर्जी सिक्योरिटी ना हो तो आपकी रियासत की वायबिलिटी ही एट स्टेक चली जाती है। अब हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि जी हमारा तो ये मिशन है, हम तो कहते रहेंगे, लिखते रहेंगे, बात करते रहेंगे, असर होता या नहीं होता, फिर हम इसके ऊपर अगर जाएं और ये कहें कि हम बात नहीं करेंगे तो ये तो नहीं होगा। बात तो मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे, अरशद बासी साहब भी करेंगे। सुनने वाले सुन रहे हैं, सुने और कुछ उस पर भी आंखें खुलें। आखिर ये एक तरह का नर्शिया किसी सोसाइटी में रहता नहीं है, और ये कहना कि सोसाइटी इसी तरह चलती रहेगी, कभी होगा नहीं।